देखिए अभी मैं आपको जीत जीत मैं निरखत हूं पाठ के बारे में बताएंगे। इस पाठ के रचनाकार स्वयं पंडित बिरजू महाराज हैं और इन्होंने अपने बारे में इस पाठ में वे सारे घटनाओं को लिखे हैं जो इनके जीवन में घटे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि खुद हम पंडित बिरजू महाराज के गांव के हैं और आपसे कोई भी प्रश्न पूछेगा इस वीडियो को देखने के बाद निश्चित रूप से बहुत अच्छा से उत्तर दे दीजिएगा। क्योंकि हम आपको हर एक घटना को इमेज के सहारे बताएंगे और इस तरह से बताएंगे जैसे लगेगा कि हम बहुत बढ़िया से पंडित बिरजू महाराज के बारे में जान लिए। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखने का प्रयास करें ताकि हम आपको बहुत बारीकी से और बहुत बढ़िया से पंडित बिरजू महाराज के हर एक वो घटना के बारे में बता सके जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले आप यह जान लीजिए पाठ क्या है और इनके रचनाकार कौन है। पाठ का नाम है जीत जीत मैं निरखत हूं। यह हिंदी के 8वां अध्याय है। इस पाठ के रचनाकार है पंडित बिरजू महाराज। इन्होंने स्वयं अपने बारे में इस पाठ में लिखे हैं, इसलिए इस पाठ का टाइप है साक्षात्कार। यदि आपसे कोई पूछे कि जीत जीत मैं निरखत हूं पाठ क्या है, कहेगा साक्षात्कार। जैसे कि आप पढ़ेंगे मछली क्या है, यह कहानी है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह ललित निबंध है। ठीक उसी तरह से जीत जीत मैं निरखत हूं पाठ साक्षात्कार है, जिसमें पंडित बिरजू महाराज ने खुद अपने बारे में इसमें बारीकी से बताने का प्रयास किया है। तो थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सुनिएगा और देखिएगा। भी थोड़ा सा लिखा हुआ कुछ स्टेप समझा देते हैं। पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को लखनऊ के जफरीन अस्पताल में बसंत पंचमी अर्थात सरस्वती पूजा, बसंत पंचमी के एक दिन पहले सुबह 8 बजे शुक्रवार के दिन हुआ था। फिर से देखिए पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को शुक्रवार सुबह 8 बजे बसंत पंचमी के एक दिन पहले यानी सरस्वती पूजा के एक दिन पहले लखनऊ के जफरीन अस्पताल में हुआ था। पंडित बिरजू महाराज अपने पिताजी के एक तरह से चौथे संतान थे। भाई में यह पहला था, अर्थात यह पंडित बिरजू महाराज से पहले 3 बहन मां को जन्म हो चुकी थी। अर्थात यह पंडित बिरजू महाराज 3 बहन 1 भाई थे। 3 बहनों में यदि चर्चा करें, छोटी बहन 8 से 9 वर्ष बड़ी थी। खुद से सोचिए, छोटी जो बहन थी तीसरे नंबर की बहन, वह 8 से 9 साल बड़ी थी। एक तरह से इनके पिताजी को 8-9 साल प्रतीक्षा करने के बाद पहली बार पुत्र नसीब हुआ होगा, जिनका नाम रखा गया था क्या, पंडित बिरजू महाराज। इनकी अम्मा की उस वक्त उम्र 28 लगभग रही होगी। बाबूजी अर्थात पंडित बिरजू महाराज के पिताजी रामपुर के या रायगढ़ के राजाओं के यहाँ या अन्य राजाओं के यहाँ नृत्य का काम करते थे। अर्थात यह कि पंडित बिरजू महाराज के पिताजी भी नर्तक थे, नृतक थे। पता है पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के थे। अब कहेंगे लखनऊ घराने क्या होता है, देखिए जो बनारस के होते हैं संगीत से जुड़ा हुआ उसे बनारस की घराने कहते हैं। जो पंजाब से जुड़े होते हैं वह पंजाब की घराने कहलाते हैं। और ये जो थे लखनऊ से जुड़े हुए थे, इसलिए लखनऊ घराने कहलाए। यदि आपसे पूछे ना पंडित बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित है, कहेगा लखनऊ घराने से। किस पीढ़ी के थे, तो 7वें पीढ़ी के थे। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब हो सकता है मन में चल रहा होगा पीढ़ी क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए अभी हम पढ़ा रहे हैं, यदि हमारे पिताजी शुरू किए थे पढ़ाना, ऐसा मान लीजिए हमारे पिताजी पढ़ाना शुरू किए थे और उनसे पहले कोई नहीं पढ़ाए थे हमारे कुल में, लेकिन पिताजी ने शुरू किए, उसके बाद हम पढ़ना शुरू किए, तो पिताजी के बाद हम कितनी पीढ़ी कहलाएंगे, दूसरा पीढ़ी। उसी तरह से पंडित बिरजू महाराज लखनऊ
घराने के 7वें पीढ़ी के थे। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इनके पिताजी भी कई राजाओं के दरबार में नृत्य का कार्य करते थे, यानी कि नाचने का कार्य करते थे। इनके पिताजी रामपुर, लखनऊ, कोलकाता विभिन्न जगह पर नृत्य करने के लिए जाते थे। जब भी इनके पिताजी को हलकारे मिलते थे, हलकारे का अर्थ याद रखिएगा संदेश वाहक कहा जाता है, क्योंकि जब घर आते थे ना, संदेश आते थे कि आपको यहाँ पर आना है नाचने के लिए, ना चाहते हुए भी वहां जाना ही पड़ते थे। मतलब यह कि जैसे हलकारे आ गए, बुलावा आ गए, जाना ही पड़ते थे नृत्य के लिए। पता है एक बार पंडित बिरजू महाराज अपने पिताजी के साथ गए थे नृत्य करने के लिए रामपुर के नवाब के दरबार में। कहां के नवाब के दरबार में? रामपुर के नवाब के दरबार में। ऐसे तो पंडित बिरजू महाराज जब छोटे से थे तो ये अपने पिताजी के साथ अक्सर करके नृत्य करने के लिए जाते थे, सीखते थे। और पंडित बिरजू महाराज के पिताजी ही अपने पुत्र को, या पंडित बिरजू महाराज के पिताजी ही बिरजू महाराज को नृत्य के बारे में बताते थे कि ऐसे नाचना है, वैसे नाचना है। यही कारण है कि पंडित बिरजू महाराज अपने पिताजी को पिताजी ही सिर्फ नहीं बल्कि इसके साथ गुरु जी भी मानते थे। यदि आपसे पूछे ना पंडित बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, कहिएगा इनके पिताजी। पिताजी का नाम क्या है? लच्छू महाराज है। तो पिताजी को अपने गुरु मानते थे, चूंकि हर एक चीज वही सिखाते थे नृत्य के बारे में। पिताजी जहां भी जाते थे नृत्य करने के लिए, लगभग जब 4-5 साल के हो गए थे तो पंडित बिरजू महाराज भी चल जाते थे अपने पिताजी के साथ। पता है 6 वर्ष के थे एक बार पंडित बिरजू महाराज और अपने पिताजी के साथ रामपुर के नवाब के दरबार में जब नृत्य कर रहे थे, रामपुर के नवाब जो थे वह बहुत खुश हुए पंडित बिरजू महाराज के डांस को देख करके, नृत्य को देख करके। क्योंकि पहले तो यह छोटा सा था, उसके बाद कमर हिला हिला करके इस तरह से नृत्य करते थे कथक में कि सभी के दिल ही जीत लेते थे और जीत लिए थे, जिसके कारण से नवाब को पसंद आ गया। उस वक्त इनका उम्र 5 वर्ष का था। अब हो सकता है पसंद आ गया का मतलब पसंद आने का अर्थ यह हुआ कि अब नवाब इनको अपने दरबार में रखने के लिए तैयार है। इनको जो भी वेतन देना होगा वो नवाब के द्वारा ही दिया जाएगा। रामपुर के नवाब के यहाँ पंडित बिरजू महाराज के पिताजी लगभग 22 साल से काम करते थे। पिताजी को मन नहीं लग रहे थे रामपुर के नवाब के यहाँ, चूंकि वेतन हो सकता है कम मिलता होगा। पिताजी प्रतिदिन बजरंग बली से प्रसाद मांगते थे। प्रसाद मांगने का मतलब बजरंग बली को कबूलते थे, हे बजरंग बली, हे हनुमान जी, यदि मेरा नौकरी छूट जाएगा नवाब के यहाँ से, हम आपको प्रसाद चढ़ाएंगे। हो सकता है अब यह भी आश्चर्यचकित आपको लग रहा हो, क्या भला कोई नौकरी छूटने के लिए प्रसाद चढ़ाएगा? हाँ, उस स्थिति में लोग चढ़ाना स्वीकार करने लगते हैं जब उनको कष्ट में रखा जाए, जब उनको प्रॉफिट ज्यादा ना हो रहा हो। रामपुर के नवाब के यहाँ से आप इसी बात से अनुभव कर सकते हैं, जो भी पैसे मिलते थे उस पैसे से पंडित बिरजू महाराज के पिताजी अपने घर को नहीं चला पाते थे। इस कारण से प्रत्येक खास करके मंगलवार के दिन बजरंग बली को कहते, हनुमान जी को कहते थे कि हे हनुमान जी, मेरा नौकरी छूट जाए नवाब के घराने से। लेकिन एक दिन की बात है, अपने पिताजी के साथ नृत्य करते करते पंडित रामपुर के नवाब को पसंद आ गया। फिर इन्होंने यह सोच लिया कि हम इनको अपने दरबार में रखेंगे। कुछ दिन तक रहे, लेकिन फिर इनका मन विचलित हो गया ना कि नहीं रहने का करने लगा। और इनके पिताजी भी कह दिए थे, पुत्र इस दरबार में मत रहना, ज्यादा कमाई या पैसा नहीं मिलेगा। तो लड़का ने कह दिया नवाब को कि हम नहीं रहेंगे। तो फिर दोनों को बुलाया गया, पंडित बिरजू महाराज और उनके पिताजी को। साफ साफ कह दिए नवाब ने कि
लक्ष्मण महाराज, यदि तुम्हारा लड़का इस महल में नहीं रहेगा, इस दरबार में नहीं रहेगा, तो तुम भी नहीं रहोगे। ये बात जैसे सुने ना बहुत खुश हुए पंडित बिरजू महाराज के पिताजी। ये कहेला पंडित बिरजू महाराज के पिताजी सोचते थे कि कब मेरा नौकरी छूट जाए इस दरबार से, और यहाँ कह दिया गया कि यदि तुम्हारा लड़का इस दरबार में नहीं रहेगा तो तुम्हारा भी यहाँ पर कोई कम नहीं है, चाहो छुट्टी कर दिए। इतना बात जान करके काफी प्रसन्न हुए और प्रसाद भी चढ़ाए थे। फिर घर आए, फिर स्वतंत्र हो करके जहां तक प्रोग्राम करने लगे। जहां से आते थे खबर वहां पर जाते थे, प्रोग्राम करते थे, पैसा एकत्रित करते थे। एक समय की वाकया है, अपने पिताजी के साथ कोलकाता में पहली बार नाच रहे थे, और वहां पर चाचा जी भी थे। उतना बड़ा स्टेज पर, यानी कि बहुत बड़ा प्रोग्राम था कोलकाता में, वहीं पर नाचने गए थे। पंडित बिरजू महाराज के पिताजी, फिर से सुनिए, वहीं पर कोलकाता में एक बहुत बड़ा सा प्रोग्राम था, वहां पर गए थे डांस करने के लिए पंडित बिरजू महाराज, इनके पिताजी और इनके चाचा जी। चाचा जी का नाम है शंभू महाराज। यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि पंडित बिरजू महाराज के चाचा जी का नाम क्या है? शंभू महाराज। पंडित बिरजू महाराज के पिताजी का नाम क्या है? लक्ष्मण महाराज। तीनों मिल करके नाच रहे थे, और पता है सबसे जो अच्छा डांस देखने में लग रहे थे, खुद से बताइए किनका लग रहा होगा? छोटे का, यानी कि पंडित बिरजू महाराज का। खुद से आप सोचिए, आप अपने गांव के आसपास यदि डांस देखे होंगे, 4-5 लोग नाचने आए हैं, तो उसमें जो छोटे से होंगे और नृत्य करने के लिए यदि जानता हो तो लोग उनको काफी पसंद करते हैं। तो पंडित बिरजू महाराज काफी पसंद आए वहां कोलकाता में भी सभी लोगों को, और पहला अवार्ड, पहला पुरस्कार पंडित बिरजू महाराज को ही दिया गया। इनके पिताजी और चाचा जी को नहीं मिले, पंडित बिरजू महाराज को मिले। यह दृश्य देख करके शंभू महाराज, इनके चाचा जी ने कहा, वाह, बड़े मियां तो बड़े मियां, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। अब यहीं पर पूछा जाएगा कि किसने कहा बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह? कहिएगा पंडित बिरजू महाराज के चाचा जी शंभू महाराज ने। इसका अर्थ यह हुआ, बड़े तो बड़े, छोटे भी कमाल करते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले बताए थे पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के थे। यह प्रश्न याद रखिएगा, और यह भी याद रखिएगा कि कोलकाता में अपने बाबूजी और चाचा जी के साथ नाचते हुए पहला पुरस्कार मिले थे। किनको? पंडित बिरजू महाराज को। पंडित बिरजू महाराज को प्रारंभिक शिक्षा या पूरा तरह से नृत्य की शिक्षा इनके पिताजी शंभू महाराज ही लक्ष्मण महाराज ही देने का काम कर रहे थे। लक्ष्मण महाराज ही देने का काम कर रहे थे इनको शिक्षा नृत्य की। लक्ष्मण महाराज यानी कि पंडित बिरजू महाराज के पिताजी को जब ऐसा लगने लगा मेरा पुत्र एकदम अब सक्षम हो गया नृत्य करने में, कहा कि चलो आप तुम्हारा उद्धार करते हैं। इनको गंडा बांध दिए, और इसके लिए पिताजी ने कहा कि कुछ न कुछ नजराना देना पड़ेगा। तो ये जो प्रोग्राम करके जुटाए थे 500 रुपया, वही 500 रुपया अपने पिताजी को दे दिए। कहेगा गंडा क्या होता है? एक कमर में बना जाता है ना, कमर में इस तरह से बांधने का मतलब गंडा बना गया, और यदि ये गुरु के द्वारा बांध दिया जाए तो समझ लीजिए शिष्य परिपूर्ण हो गए नृत्य की शिक्षा से। हो सकता है अभी भी नहीं समझ में आया हो, दूसरा इमेज के सारे समझाते हैं। देखिए यहां पर है पंडित बिरजू महाराज, और इनके कमर में कुछ बना हुआ, इसी तरह से बना जाता था, और इसी को गांडा कहा जाता था। और यह तब बना जाता था जब कोई परिपूर्ण हो जाते थे नृत्य की शिक्षा से। कहेगा ये तो कोई भी अपने से बोलने लगा। एक बार सोच के देखिए, यदि कोई लड़की है अपने सिंदूर मांग में भर ले, क्या वह औरत बन जाएंगे? पत्नी बन जाएगी? नहीं। जब तक पुरुष के द्वारा या किसी लड़के के द्वारा सिंदूर ना दिया जाए तो वह किसी के पत्नी नहीं बन सकती।
तो ठीक उसी तरह से समझिए कि जब तक कमर में पिताजी के द्वारा या गुरु जी के द्वारा नहीं बांधा जाए तब तक वह पूर्ण रूप से सफल नहीं माने जाते हैं। तो अभी हम बता रहे थे पिताजी से गांडा बनवाए थे और उसके लिए इनको कितना देना पड़े थे, 500 रुपया देना पड़े थे। पंडित बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखी समय तब आया जब इनके घर की आर्थिक स्थिति दयनीय थे और पिताजी संसार को छोड़ करके चले गए। पता है जब पंडित बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु हुई थी ना, पंडित बिरजू महाराज केवल 9.5 वर्ष के थे, केवल 9.5 साल के। इनको ये समझ में नहीं आने लगा अब हम क्या करें, कौन हमें सहारा देंगे। पिताजी जब थे जीवित तो किसी तरह से कर्ज उधार लेकर के घर को चला रहे थे, अब हम कैसे चलाएं। घर में कुछ भी पैसा नहीं था। पंडित बिरजू महाराज को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पिताजी का क्रिया श्राद्ध कैसे करें। इनके पास कोई सोर्स नहीं था पैसा कमाने का। पता है पंडित बिरजू महाराज ने अपने पिताजी को किसी तरह से घाट पर लेकर के अग्नि दिए। और पता है ना जब कोई अग्नि देते हैं, कर्ता जो बनते हैं उनको कफन एक तरह से बांध करके रखना होता है गला में या सिर पर। तो कफन लगा हुआ था इनके शरीर में। इनको लगा कि जब तक हम पैसा नहीं कमाएंगे हम अपने पिताजी का कैसे 10वीं और 13वीं करवाएंगे। 10वीं और 13वीं क्रिया श्राद्ध कराने के लिए पंडित बिरजू महाराज ने उसी दौरान 2 प्रोग्राम किए। कितना प्रोग्राम किए? 2 प्रोग्राम किए और एक प्रोग्राम से मिलते थे 250 रुपया। तो 2 प्रोग्राम से मिला कितना? 500 रुपया। और उसी पैसे से अपने पिताजी की क्रिया श्राद्ध करवाएंगे, दाह संस्कार का कार्यक्रम पूरा करवाएं। एक बार सोच के देखिए, यदि किसी के परिवार का मेन गार्जियन जो कि अभी मरना नहीं था, यदि वह मर जाए, इतना दुखी का मातम उस वक्त छाएगा। उस स्थिति में यदि कहा जाए कि डांस कीजिए, कैसे किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर इस स्थिति में भी पंडित बिरजू महाराज 2 प्रोग्राम किए और उससे जो पैसा मिले उसी के माध्यम से क्रिया श्राद्ध कराए। अब यहीं पर याद रखिएगा पंडित बिरजू महाराज कितने वर्ष के थे जो इनके पिता की मृत्यु हो गई? 9.5 साल के, 9.5 वर्ष के। पिताजी की 10वीं और 13वीं के क्रिया श्राद्ध कराने के लिए कितना प्रोग्राम किए? 2 प्रोग्राम। कितना मिले? 250 करके 500 रुपया। अब पंडित बिरजू महाराज को लगने लगा कि अब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तब उस वक्त उनके मां ने सहारा दिया, कहा बेटा तुम आगे बढ़ सकते हो, बढ़ो, हम तुमको आगे बढ़ाएंगे। और पहले तो गुरु तुल्य थे इनके पिताजी, लेकिन अब पिताजी जब नहीं है तो मां इनको नृत्य की शिक्षा देना शुरू किए। कौन नृत्य की शिक्षा देना शुरू किए? मां। पता है ठुमरी नृत्य का एक हिस्सा होता है ठुमरी, पंडित बिरजू महाराज को इनके मां जी ने ही सिखाई थी। मां हर एक वो स्टेप नृत्य की सिखाते थे जो कि पंडित बिरजू महाराज को नहीं आते थे। और मां के कारण से पंडित बिरजू महाराज काफी आगे बढ़े। इसलिए पंडित बिरजू महाराज जी कहते हैं यदि पिताजी मेरे गुरु थे, मां ने भी हमें काफी सिखाई, गुरुआइन हमारे हुए। इसलिए आप याद रखिएगा पंडित बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? इनके पिताजी। गुरुआइन कौन थी? इनकी माताजी, जो कि ठुमरी सिखाए थे। पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्य शैली से संबंधित है। किससे? कथक नृत्य शैली। अब कथक क्या होता है? आप शिव जी को नाचते हुए देखें किसी सीरियल में, देखिएगा जिस तरह से वो नाचते हैं उसी तरह से कथक लगभग डांसर, कथक के डांसर नाचते थे। पंडित बिरजू महाराज कहीं पर भी डांस करने के लिए जाए काफी सारे लोग को अपने ओर आकर्षित करते थे। क्योंकि ये जो पैजामा पहनते थे बहुत चूड़ीदार और बहुत अच्छा डिजाइन वाला, इनके पैरों में घुंघरू काफी मात्रा में बने होते थे जो कि डांस करने के दौरान आकर्षक ध्वनि निकालते थे। कमर में गमछी बांध लेते थे यानी गंडा, और बहुत अच्छा नृत्य करते थे।
यहां पर आपको याद रखना है, कथक नृत्य से संबंधित थे कौन? पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज के गुरुआइन कौन है? इनके माँ जी। ठुमरी किसने सिखाया पंडित बिरजू महाराज को? माँ जी ने। पता है पंडित बिरजू महाराज कहीं भी डांस करने के लिए जाए, कहीं भी नृत्य करने के लिए जाए, ये अपने साथ माँ को जरूर ले जाते थे। कहीं भी चला जाए माँ को ले जाते थे। कोई अगर माँ को कहेला, माँ जब पंडित बिरजू महाराज नाचने के लिए स्टेज पर जाते थे तो माँ को कह देते थे, माँ देखना नृत्य के दौरान जो भी त्रुटियां होगा हमसे उसको तुम बताना। और नृत्य करने के दौरान जो भी गलतियां होते थे पंडित बिरजू महाराज से, जब वहां से आते थे तो बताते थे, पुत्र यहाँ पर यह सुधार करना, यह सुधार करना, यहाँ का स्टेप बहुत अच्छा था पुत्र, इसको फिर से दोहराना। तो गलत सही के बारे में बताते थे पंडित बिरजू महाराज को इनके माँ जी। इसलिए पंडित बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपने माँ को मानते थे। जज पता है किसे कहते हैं? जो सही और गलत की फैसला सुनाए। तो आपको यहां पर याद रखना है, पंडित बिरजू महाराज अपना जज मानते थे माँ को, क्योंकि माँ ही नृत्य के दौरान हुए गलती या त्रुटि को बताती थी। पंडित बिरजू महाराज के जीवन बहुत दुखमय बीत रहे थे। पंडित बिरजू महाराज एक बार हिंदुस्तान डांस म्यूजिक ज्वाइन किए, जो कि दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में, याद रखिएगा। हिंदुस्तान या हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक दिल्ली में है। यही ज्वाइन किया ना, किसमें गए, और नृत्य करने से जो भी पैसा इनको मिले, प्रोग्राम करने के बाद जो भी पैसा आए, उस पैसे से उन्होंने साइकिल खरीदे। और साइकिल जब खरीदे तो कई जगह पर एक दूसरे को सिखाना शुरू कर दिए, यानी कि कोचिंग चलाने लगे, और उससे जो मुनाफा होते थे उसके माध्यम से घर चला रहे थे। पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला है। ये उस समय 27 वर्ष के थे। फिर से सुने, जब पंडित बिरजू महाराज 27 वर्ष के थे, इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। तो अभी हम बता रहे थे, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक से कमाई करके इन्होंने साइकिल खरीदे, किसी तरह सेकेंड हैंड या जो भी हो, उस साइकिल से कई जगह पर क्लास लेने लगे, और इस तरह से धीरे धीरे पंडित बिरजू महाराज काफी आगे बढ़ते गए, और एक दिन इतना बड़ा कथकली के क्षेत्र में डांसर बने या भारत में नर्तक बने कि इनके जैसा अभी तक कोई नहीं हो पाए हैं। हालांकि अभी तो डिजिटल का जमाना है, तो कुछ लोग वायरल हो जाते, लेकिन फिर 1-2 महीना या 5 महीना के बाद वहां खत्म भी हो जाते हैं। पंडित बिरजू महाराज के समय में कोई टेलीविजन की सुविधा उस तरह से नहीं थी जिस तरह से अभी है। फिर भी इतना ये फेमस हुए कि लोग सिर्फ बिहार में नहीं, भारत के कोने कोने में इनके बारे में लोग जानते हैं। देश विदेश में भी चर्चा इनका किया जाता है। पंडित, यहां से पूछा जाता है हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है, तो कहेगा दिल्ली में। और पता है पंडित बिरजू महाराज नहीं चाहते थे कि हम जल्दी शादी करें। ये सोचते थे कि हम घर को बढ़िया चलाने के लिए सीख लेंगे, कामयाब व्यक्ति बन जाएंगे तो विवाह करेंगे। लेकिन इनकी माँ काफी परेशान रहती थी। खूब माँ अपने बेटे को, अपने पुत्र को समझाती थी। माँ कहती थी, पुत्र तुम शादी कर लो, उसके बाद तुम किसी तरह से रहना में कोई दिक्कत नहीं। और माँ को टेंशन काफी इसलिए हो रही थी क्योंकि इनको एक ही लड़का है, कुछ हो जाएगा तो फिर क्या करेगा। कम से कम शादी करके बहू जब ये लाएंगे, अपने पत्नी को लाएंगे, तो ये उनके साथ बातचीत भी करेंगे, घर थोड़ा सा अच्छा सा लगेगा। तो इसलिए जीत कर इतना किए कि पंडित बिरजू महाराज न चाहते हुए फिर शादी के लिए तैयार हो गए। और जब 18 वर्ष के थे, 18 वर्ष की अवस्था में पंडित बिरजू महाराज को शादी करना पड़े, और पंडित बिरजू महाराज की शादी एक कन्या के साथ हो गई 18 वर्ष की अवस्था में। पंडित बिरजू महाराज के बारे में और चर्चा करें तो पंडित बिरजू महाराज नृत्य के अलावा कई संगीत या वाद्य यंत्र भी बजाने के लिए जानते थे।
जिसमें कि बजाते थे गिटार, क्या बजाते थे? गिटार, तबला, हारमोनियम, बांसुरी। कैसे देखिए, पंडित बिरजू महाराज कई सारे वाद्य यंत्र बजाते थे। यहाँ पर देखिए बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं। वाद्य यंत्र उसे कहते हैं जिसमें कि एक विशेष प्रकार की या मधुर ध्वनि निकलते हैं। तो ये बजाते थे सितार, गिटार, तबला, हारमोनियम, बांसुरी इत्यादि। यह सब याद रखिएगा, पूछा भी जाता है ऑब्जेक्टिव में। क्या बजाते थे? सितार, गिटार, तबला, हारमोनियम, बांसुरी। आपको पता होगा गिटार इस तरह से, कहीं पर फोटो खिंचवाए होंगे तो शायद देखे होंगे। और तबला, तबला जो इस तरह से छोटका प्रकार रहता है। फिर सितार भी इसी रूप में होता है, यानी कि गिटार के ही जैसा लगभग। बांसुरी तो जानते ही होंगे, और हारमोनियम इस तरह कर करके जो बजाया जाता है। तो यही सब वाद्य यंत्र बजाने के लिए जानते थे पंडित बिरजू महाराज। नृत्य करने के बाद जब लगते थे इनको बजाना चाहिए तो बजाते थे, और खास करके जब अकेलापन महसूस करते थे तो कोई न कोई वाद्य यंत्र बजाने लगते थे। पंडित बिरजू महाराज के संपर्क में सबसे पहले जो आई थी उनका नाम था रश्मि रथी। रश्मि रथी ही इनके संपर्क में पहली बार आए थे, और इनको भी एक तरह से नृत्य की शिक्षा देने का प्रयास किए थे। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा पंडित बिरजू महाराज की प्रथम शिष्या कौन थी? तो कहिएगा रश्मि वाजपेयी। तो अब थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, 6 वर्ष की अवस्था में रामपुर के नवाब को पसंद आए थे। 22 साल इनके बाबूजी रामपुर के नवाब के दरबार में रहते तो रोज कहते थे किसी तरह से मेरा नौकरी छूट जाए, इसके लिए हम प्रसाद चढ़ाएंगे। लेकिन रामपुर के नवाब ने एक दिन कह भी दिया कि यदि लड़का नहीं रहेगा तो तुम भी नहीं रह सकते। इनके लिए बहुत खुशी की बात हुआ। कोलकाता में फर्स्ट प्राइज मिले थे शंभू महाराज और बाबूजी के साथ नाचते हुए। वहीं पर शंभू महाराज ने कहा था पंडित बिरजू महाराज को, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बस इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वह आप तक आसानी से पहुंच सके। और मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, और एक बात, इस वीडियो में हो सकता है यदि कुछ छोटा होगा तो हम इसके बाद वाला एक वीडियो लाएंगे जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव होगा, उसमें टोटल चीज क्लियर कर देंगे। और उसके बाद फिर एक वीडियो होगा जिसमें हर एक लॉन्ग के बारे में बताएंगे, और आपका तब यह एक्सरसाइज पूरा तरह से कंप्लीट हो जाएगा।